हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी ए काजल डिरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो सेशन है वो है फॉर CMA फाउंडेशन स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने अपनी लास्ट क्लास में बताया था कि हम पेपर 1, 2, 3 एज वेल एज पेपर 4 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट MCQs लाएंगे जो फॉर दिसंबर 2020 एग्जाम बहुत रेलेवेंट है। उसमें हमने ऑलरेडी पेपर 2 दैट इज अकाउंट्स एंड कॉस्ट का डिस्कशन कर लिया था। हमने उस क्लास में ये चीज़ मेंशन की थी कि अब हम नेक्स्ट पेपर 4 पे डिस्कशन करेंगे, जहां हमारा डिस्कशन होना है रिलेटेड टू स्टैट्स एंड मैथ्स। बट स्टैट्स एंड मैथ्स की क्लास अभी तक हमने अपलोड नहीं की है, बट क्योंकि पेपर 4 की क्लास अपलोड करने में हमें अभी थोड़ा टाइम है, तो तब तक हम पेपर 1 दैट इज इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आज हम लोग उसका डिस्कशन करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट हैं। कुछ आपके पास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, कुछ स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हैं एंड कुछ सितंबर 2020 अटेम्प्ट के भी इसमें क्वेश्चंस हैं। तो चलो फिर हम लोग इसका डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपने जो हमने इंपॉर्टेंट MCQs अपलोड किया है पेपर 2 के लिए, अगर अभी तक वो क्लास आपने नहीं की है तो उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से वो क्लास आप ज़रूर कर लेना। और उसके अलावा हमने जितने भी बिट क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट ने अपलोड किए हैं उसकी क्लासेस ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। पेपर 2 स्टडी मटेरियल पे पूरा हमने डिस्कशन किया है एंड पेपर 4 स्टैटिस्टिक्स पे हमारा डिस्कशन चल रहा है। बट उसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट MCQs भी बहुत रेलेवेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड लास्ट क्लास में जब हमने पेपर 2 का इंपॉर्टेंट MCQs अपलोड किया था तो आपने कहा था कि PDF की रिक्वायरमेंट आपको है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना, हमने उस क्लास की भी PDF अपलोड कर दी थी। और आज इस क्लास की दैट इज़ पेपर 1 की जो इंपॉर्टेंट MCQs की शीट है, इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। तो चलो फिर हम लोग अपना आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। ये देखो यहाँ हमने लिखा भी है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर CMA फाउंडेशन। ये पेपर 1 इकोनॉमिक्स एज वेल एज मैनेजमेंट दोनों के क्वेश्चन हैं। 25 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के हैं और 25 क्वेश्चन मैनेजमेंट के हैं, जैसा बेसिकली एग्जाम में आता है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एम्ड एट मेंटेनिंग हार्मनी अमंग एम्प्लॉइज एंड ग्रुप्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन और सुपरविजन। बट ऑब्वियस डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन की ही हेल्प से आप अपने एम्प्लॉयज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन के बाकी ग्रुप्स में एक पीस दैट इज़ हार्मनी मेंटेन कर सकते हो। जब आप प्रॉपर डायरेक्शन दे रहे हो, प्रॉपर गाइडेंस दे रहे हो, तो सारी चीज़ें आपकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग चलेगी। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा C, डायरेक्शन। नेक्स्ट, इफ एन इकोनॉमी रिमेन्स एट अ पॉइंट बिलो द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर दैट इंडिकेट्स। सबसे पहले समझो कि व्हाट इज PPC, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अगर हम लोग बात करें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की, तो ये कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? ये कर्व रिप्रेजेंट करता है वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज़, मतलब दो कमोडिटीज़ के अलग अलग कॉम्बिनेशन जिसको इकोनॉमी बना सकती है किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी। मतलब हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, जो मशीन है उसके प्रोडक्शन के लिए एंड जितना लिमिटेड रिसोर्सेज है उसकी हेल्प से दो कमोडिटीज़ के अलग अलग कॉम्बिनेशन जो इकोनॉमी बना सकती है, उसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं कर्व पे तो उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कुछ इस तरीके से बनता है, दैट इज ये कनकेव होता है टू द ओरिजिन, पहली चीज़। अब दूसरी बात, अगर कोई भी पॉइंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे लाई कर रहा है, इसका मतलब हमारे पास जितना भी गिवन रिसोर्सेज था एंड हमारे पास जो टेक्नोलॉजी थी हमने उसको कम्प्लीटली यूज़ किया होगा। क्लियर? बट अगर कोई पॉइंट विद इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, इसका मतलब है कि हमने अपने रिसोर्सेज को कम्प्लीटली यूज्ड नहीं किया होगा, या कहीं ना कहीं हमारे रिसोर्सेज अभी भी अनएम्प्लॉयड होंगे, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट होगा। क्लियर? एंड लास्ट एक और सिचुएशन हम बता देते हैं जो एग्जाम में कवर कर सकता है कि अगर इस PPC कर्व के बियॉन्ड कोई पॉइंट हो तो क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? वैसे तो देखो इसकी पॉसिबिलिटी तभी होती है जब इकोनॉमिक ग्रोथ हो, अदरवाइज हम ये मानते हैं कि ये सिचुएशन क्या है बेटा, इम्पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? अगर मान लो ये शिफ्ट हो रहा है PPC कर्व तो ठीक है, शिफ्ट हो सकता है, बट शिफ्टिंग का एक ही रीजन हो सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ। क्लियर? तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? C, अनएम्प्लॉयमेंट। और ये अनएम्प्लॉयमेंट किसका है? रिसोर्सेज का।
क्लियर? नेक्स्ट, द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ टोटल प्रोडक्ट कर्व इज, टोटल प्रोडक्ट कर्व का मैक्सिमम लेवल कब आता है? सिंपली जब मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो पे होता है। जब हम इस तरीके से ग्राफ बनाते हैं तो टीपी इस तरीके से पहले राइज करता है इंक्रीजिंग रेट से, फिर राइज करता है डिमिनिशिंग रेट से, फिर मैक्सिमम पे जा करके फॉल करने लगता है। बट अगर एमपी की बात करें, एमपी कुछ इस तरीके से बनेगा, मतलब जब टीपी अपने मैक्सिमम पे होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एमपी क्या होगा? जीरो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, व्हेन एमपी बिकम्स जीरो। नेक्स्ट, सिडबी इज अ सब्सिडरी बैंक ऑफ, it be HDFC, ICICI or SBI, but obvious A it be. Next, dash involves a selection of language in which the message is to be given. अब देखो लैंग्वेज का सिलेक्शन बेसिकली कहाँ से होता है? सेंडर के थ्रू, क्योंकि सेंडर अपना मैसेज सेंड करता है किसको? रिसीवर को, है ना? तो वो सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज कहाँ करता है बेटा? इनकोडिंग में, दैट इज बी। नेक्स्ट, द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लग्जरी गुड्स इज, अब देखो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि बेसिकली अगर हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें तो 5 तरीके की डिग्री होती है। फर्स्ट, ईडी इज इक्वल टू 1, सेकेंड ईडी इज लेस देन 1, थर्ड ईडी इज ग्रेटर देन 1, नेक्स्ट ईडी इज इक्वल टू 0 एंड लास्ट ईडी इज इक्वल टू इन्फिनाइट। बस अभी फिलहाल हम इतना बता रहे हैं कि ये यूज होता है फॉर कंफर्ट गुड्स। ED इज लेस देन 1 होता है फॉर नेसेसरी गुड्स, ED इज ग्रेटर देन 1 होता है फॉर लग्जरी गुड्स, ED इज इक्वल टू इन्फिनाइट ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, एंड ED इज इक्वल टू 0 के लिए हमने एग्जाम्पल भी दिया था, लाइक सॉल्ट, बटन, मेडिसिन, ये सारे आएंगे ED इज इक्वल टू 0 की कैटेगरी में। क्लियर? तो लग्जरी गुड्स के केस में क्या होगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। अब देखो मॉडरेट, लो, वेरी लो और हाई, बट ऑब्वियस हाई, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब 1 से ज़्यादा है इसका मतलब ये है कि अगर प्राइस में 10% चेंज होगा, दैट इज प्राइस डिक्रीज होगी 10% से, तो नो डाउट डिमांड इंक्रीज होगी, बट इसके चेंज ऑफ परसेंटेज से ज़्यादा, दैट इज 15% से चेंज आएगा किसमें? डिमांड में। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? डी, हाई। नेक्स्ट, टी ग्रुप ट्रेनिंग इज ऑल्सो नोन एज, बट ऑब्वियस अगर टी ग्रुप की बात करें तो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, दैट इज टी, ये हमारे इंस्टीट्यूट की मैट में भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस वॉज डेवलप्ड बाय जेम कीन्स, दैट इज बी। नेक्स्ट, मनी मार्केट डज नॉट इंक्लूड, अब देखो सबसे पहले ये समझो कि व्हाट इज मनी मार्केट। अगर हम लोग फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो फाइनेंशियल मार्केट में 2 तरह का मार्केट है, पहला इज मनी मार्केट और दूसरा इज कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट डील करता है शॉर्ट टर्म फाइनेंस से और कैपिटल मार्केट डील करता है लॉन्ग टर्म फाइनेंस से, है ना? तो ट्रेजरी बिल ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी शॉर्ट टर्म के लिए होता है, एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी शॉर्ट टर्म के लिए होता है। बट क्या डिबेंचर्स शॉर्ट टर्म के लिए होता है? नहीं, डिबेंचर्स तो लॉन्ग टर्म लोन है, तो इसका मतलब मनी मार्केट क्या नहीं इंक्लूड करेगा बेटा? डिबेंचर्स, दैट इज सी। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ मनी रिफर्स टू, अब अगर सप्लाई ऑफ मनी की बात करें तो नो डाउट सप्लाई ऑफ मनी मतलब क्या? वो पैसा जो किसने हेल्ड करके रखा है? पब्लिक ने। अब देखो इसमें ऑप्शन बी होगा आंसर, बाय द पब्लिक, ये प्रिंट नहीं हुआ था, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, क्योंकि देखो बाकी ऑप्शंस में क्या बोला है? गवर्नमेंट अकाउंट, आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स एंड आरबीआई। नहीं, ये सारा आंसर नहीं होगा। सप्लाई ऑफ मनी मतलब कि पैसा कहाँ से सप्लाई होगा? सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के पास है, वो पैसा जो पब्लिक ने हेल्ड करके रखा उसको हम कहेंगे सप्लाई ऑफ मनी। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? बी। नेक्स्ट, अथॉरिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सब नाम सुना है, ये सब फ्योल्स के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैं। फ्योल्स के टोटल कितने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट थे? 14, जिसमें से ये 4 हैं। कौन कौन से? अथॉरिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो देखो हमारे पास जो गिवन ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आंसर होगा बी, 4 ऑफ फ्योल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट, इन द लॉन्ग रन अ फर्म इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन अर्न्स, अब देखो अगर लॉन्ग रन की बात करें तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन सिर्फ और सिर्फ क्या प्रॉफिट अर्न करता है? नॉर्मल प्रॉफिट। बट यही अगर शॉर्ट रन में पूछता
तो शॉर्ट रन में नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न करता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न करता है और नॉर्मल लॉस भी अर्न करता है। नॉर्मल प्रॉफिट को हम कैसे डिनोट करते हैं? व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर होता है एवरेज कॉस्ट से, एंड नॉर्मल लॉस में या कह लो सुपर नॉर्मल लॉस में बेसिकली क्या होता है कि एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। क्लियर? यहाँ क्वेश्चन में हमसे लॉन्ग रन पूछा था, इसलिए आंसर क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट्स ओनली। नेक्स्ट, अ मोनोपोली डिमांड कर्व इज इट्स। मोनोपोली के केस में देखो इस तरीके से एवरेज रेवेन्यू कर्व बनता है और इस तरीके से मार्जिनल रेवेन्यू कर्व बनता है, सबको पता है। तो ये जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है यही रिप्रेजेंट करता है डिमांड कर्व को। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, एवरेज रेवेन्यू कर्व। नेक्स्ट, ह्यूमन वांट्स आर, सबको पता है अनलिमिटेड, दैट इज बी। एंड क्योंकि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है एंड इनको फुलफिल करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं उनकी मार्केट में स्केर्सिटी है, दैट इज कमी है, इसी की वजह से हमें इकोनॉमिक्स की हेल्प लेनी पड़ती है, अदरवाइज इकोनॉमिक्स की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। क्लियर? नेक्स्ट, वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स दोज। देखो अब वेरिएबल फैक्टर की अगर बात करें तो शॉर्ट रन में हमारे पास दो फैक्टर होते हैं। कौन कौन से? वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स फैक्टर्स। वेरिएबल फैक्टर्स मतलब हो गए लेबर्स जिनको आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, बट अगर हम लैंड की बात करें तो वो हमारे लिए फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिसको हम शॉर्ट रन में इंक्रीज नहीं कर सकते। प्लांट जिसको हम शॉर्ट रन में इंक्रीज नहीं कर सकते, इसको परचेज करने के लिए या फाइनेंस कराने के लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए होता है। बट अगर लॉन्ग रन की बात करें तो लॉन्ग रन में हमारे पास सारे फैक्टर्स क्या होते हैं बेटा? वेरिएबल, क्योंकि वहाँ पे आप किसी को भी इंक्रीज और डिक्रीज ईजिली कर सकते हो। क्लियर? तो हमारे पास ऑप्शन दिया है विच कैन बी चेंज्ड इन द शॉर्ट रन, विच कैन नेवर बी चेंज्ड, which can be partially changed in the long run or which can only be changed in the long run, but obvious A which can be changed in the short run, क्योंकि short run में वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स फैक्टर्स अलग अलग होते हैं। अदरवाइज अगर लॉन्ग रन में बात करें तो लॉन्ग रन में तो सारी फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, स्पैन ऑफ कंट्रोल मीन्स लीडरशिप क्वालिटी, द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग, द नंबर ऑफ पीपल मैनेज्ड और द चेन ऑफ कमांड। बट ऑब्वियस इसका करेक्ट आंसर होगा सी, द नंबर ऑफ पीपल मैनेज्ड, क्योंकि अगर हम लोग बात करें स्पैन ऑफ कंट्रोल की तो इसको स्पैन ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं और इसका मतलब ही यही होता है कि इट इंडिकेट्स द नंबर फॉर पीपल डायरेक्टली मैनेज्ड इफेक्टिवली बाय अ सिंगल पर्सन, कि कोई एक सिंगल पर्सन कितने लोगों को अपने अंडर इफेक्टिवली मैनेज कर रहा है। क्लियर? अगर देखा जाए तो ऐसा होता है ना कि अगर मान लो ये मैनेजर है तो इसके अंडर कितने लोगों को ये एट अ टाइम मैनेज कर रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल और स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, द नंबर ऑफ पीपल मैनेज्ड। नेक्स्ट, मनी मार्केट डील्स विथ, अभी बताया था शॉर्ट टर्म क्रेडिट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ, अगर माइक्रो की बात करें तो ये किसी इंडिविजुअल की बात करता है और मैक्रो की बात करें तो ये बात करता है एग्रीगेट की। क्लियर? तो इस केस में आंसर क्या होगा बेटा? इंडिविजुअल्स यूनिट्स, दैट इज ए। और अगर हम बात करते हैं इकोनॉमी एज अ होल की, दैट इज एग्रीगेट की, इकोनॉमिक ग्रोथ की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो ये सब कहाँ होता? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। क्लियर? नेक्स्ट, ABC analysis is an example of critical point control, break-even analysis, control by exception और budgetary control, but obvious a critical point control इसका correct answer होगा। Next, which one of the following is a cause of increasing returns to scale? अब देखो cause की बात कर रहा है तो बेसिकली हमारी मटेरियल के हिसाब से जो causes दिए थे वो कौन कौन से थे वो हम एक बार तुम लोगों को रिकॉल करा देते हैं। पहला था स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर, दूसरा था इनडिविजिबल फैक्टर्स, तीसरा था डायमेंशनल इकोनॉमिक्स एंड लास्ट था वॉल्यूम डिस्काउंट्स। एज पर इंस्टीट्यूट की मैट ये 4 कॉजेज थे, है ना? तो देखो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दिया है? राइज इन द प्राइस ऑफ इनपुट, फॉल इन द प्राइस ऑफ इनपुट, डिविजन ऑफ लेबर और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो बट ऑब्वियस इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? क्योंकि ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन दिया हुआ था हमारे पास कॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इन मार्केट सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट? अब देखो अगर मार्केट सप्लाई का फैक्टर पूछ रहा है बेटा
तो तुम लोग को याद होगा कि अगर हम लोग सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट एक्स लेंगे तो इसके फंक्शंस में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल था। सबसे पहला था प्राइस ऑफ एक्स, दैट इज़ कमोडिटी एक्स की प्राइस। दूसरा था प्राइस ऑफ इनपुट्स, क्योंकि इसको बनाने में जो भी हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगे हैं उसके प्राइस। तीसरा था टेक्नोलॉजी। फिर था हमारे पास वेदर कंडीशंस एंड लास्ट था गवर्नमेंट पॉलिसी। तो बेसिकली ये सारे के सारे फंक्शंस थे किसके, सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट एक्स के। तो देख लेते हमारे पास ऑप्शन में क्या क्या दिया है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और नंबर ऑफ बायर्स। नंबर ऑफ बायर्स हमने कहीं पे भी फैक्टर के फॉर्म में नहीं पढ़ा था, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। क्लियर। वैसे अगर देखा जाए तो डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाईज में पहला था प्राइस ऑफ गुड्स, जो भी हमने बताया था पीएक्स। दूसरा था हमारे पास, दूसरा था गोल्स ऑफ द फर्म। तीसरा था इनपुट की प्राइजेस, मतलब जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनकी बात कर रहे हैं। फोर्थ था हमारे पास टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट था हमारे पास गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो कि अभी हमने बताया। एक और पॉइंट है 6, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइजेस, कि फ्यूचर में जो प्राइजेस, जैसे डिमांड में भी पड़ा था वैसे सप्लाई में भी है, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइजेस। नेक्स्ट हमारे पास है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ गुड एक्स, तो यहाँ पे ले लिया था, ये है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स या अदर कमोडिटीज। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन था नंबर ऑफ फर्म्स का। नंबर ऑफ फर्म्स जो मार्केट में सप्लाई कर रही है उसके बेसिस पे भी हमारी मार्केट सप्लाई फ्लक्चुएट करती है। एंड लास्ट कुछ नेचुरल फैक्टर्स थे जिसमें बेसिकली हमारे पास वेदर कंडीशंस एंड ऑल आती हैं, ठीक। बट कहीं पे भी नंबर ऑफ बायर्स के बेसिस पे सप्लाई डिसाइड नहीं होती, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, नंबर ऑफ बायर्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a manager has to follow the style of leadership depending on the performance, period, situation or time, but of which situation, that is C. Next, FERA has been replaced by FENA, MRTPA, FEMA और FENA। करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, FEMA। ये सब सिंपल क्वेश्चन है इसलिए डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स द डिमांड फॉर मनी। डिमांड की बात कर रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेवल ऑफ इनकम, इन्फ्लेशन और ऑल ऑफ द मेंशन्ड ऑप्शन। देखो मनी की डिमांड बेसिकली किस पे डिपेंड करेगी, इंटरेस्ट पे। जितना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उतनी कम डिमांड होगी, और जितना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उतनी ज़्यादा डिमांड होगी। तो बेसिकली डिमांड फॉर मनी और इंटरेस्ट रेट में किस तरह का रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ए, रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट, विच इज द अपेक्स बैंक फॉर एग्रीकल्चरल क्रेडिट ऑफ इंडिया, ये तुम सबको पता है, सी, नाबार्ड। नेक्स्ट, फीडबैक में बी इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, ईदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, बट ऑब्वियस वो किसी के भी थ्रू हो सकता है। डायरेक्टली भी आप फीडबैक दे सकते हो, मतलब जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो आप डायरेक्टली भी शेयर कर सकते हो और इनडायरेक्टली भी शेयर कर सकते हो। तो आंसर क्या होगा, सी, आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। नेक्स्ट, डैश इज नॉट वन ऑफ द 8 स्टेप्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो बेसिकली अगर हम लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की बात करें तो जो हमने अपनी इंस्टीट्यूट की मैट में देखा है उसमें हमारे पास जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस दिया था उसमें सबसे पहला पॉइंट दिया था आइडेंटिफाइंग एंड डायग्नोजिंग द रियल प्रॉब्लम, मतलब ये तो स्टेप है। नेक्स्ट था डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव्स, नेक्स्ट था इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स एंड फिर था सिलेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। मतलब सबसे पहले ये चीज़ थी कि भाई जो भी रियल प्रॉब्लम है आप वो समझ लो, फिर उस रियल प्रॉब्लम को समझने के बाद आप कई सारे ऑल्टरनेटिव्स चूज़ कर लो कि कौन कौन से आपको ट्राई करके देखने हैं। उसके बाद हर एक ऑल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करो और जो बेस्ट हो उसको आपको क्या करना था, सेलेक्ट कर लेना था। एंड लास्ट था कि इस सेलेक्टेड ऑल्टरनेटिव को आप इम्प्लीमेंट करो एंड फॉलो अप करो। इम्प्लीमेंट मतलब एक्चुअल में लागू करो और फिर उसी को आप फॉलो अप करो, आप देखो कि आपके बिजनेस में वो यूज़ हो रहा है या नहीं। तो इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन तो होगा, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम भी होगा एंड एनालाइजिंग द ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस भी होगा, बट डेलीगेटिंग द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ये कहीं पे भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं है या स्टेप नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट, इन द शॉर्ट रन इफ द प्राइस इज अबव द एवरेज टोटल कॉस्ट। अब प्राइस मतलब क्या, एवरेज रेवेन्यू की बात कर रहा है, या हम कह ले प्राइस
ये किससे ज़्यादा है? एवरेज टोटल कॉस्ट से। इसका मतलब हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। देखो अभी हमने ऊपर बताया था कि हम किस सिचुएशन में, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन में। इन अ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट द फर्म मेक्स, अब अगर हम लोग मोनोपोलिस्टिक मार्केट की भी बात करें तो वहाँ भी हम लोग शॉर्ट रन में नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, नॉर्मल लॉस अर्न कर सकते हैं। क्लियर? अब क्योंकि हमारा प्राइस है एवरेज रेवेन्यू किससे ज़्यादा? एवरेज टोटल कॉस्ट से, तो नो डाउट हम किस सिचुएशन में, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में बेसिकली हम प्रॉफिट अर्न करते हैं एंड ज़्यादा से ज़्यादा नए फर्म्स या नए कॉम्पिटिटर्स मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर? तो हमारे पास ऑप्शन है लॉसेज एंड एग्जिट द मार्केट, प्रॉफिट एंड न्यू फर्म्स ज्वाइन द मार्केट, क्विक प्रॉफिट एंड डिसअपियर्स, प्रॉफिट एंड बेयर एंट्री टू न्यू फर्म। अब एंट्री तो यहाँ पे अलाउड है क्योंकि हम लोग मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात करें, ना कि मोनोपोली मार्केट की। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर टू कम्युनिकेशन। अब देखो जब इस तरह का क्वेश्चन है ना तो सारे बैरियर्स जितने आपने पढ़े हैं सब रिकॉल कर लेते हैं। एक था फिल्टरिंग, उसके अलावा था सिलेक्टिव परसेप्शन, लैंग्वेज भी था, सेमेंटिक बैरियर था, इमोशंस, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, नॉन वर्बल क्यूज एंड टाइम प्रेशर्स। यही सारे के सारे बैरियर्स आपकी इंस्टीट्यूट की मैट में दिए हैं। बट क्या उसमें मैसेज कोई बैरियर है? नहीं, मैसेज बैरियर नहीं बन सकता, बल्कि मैसेज के थ्रू तो हम कम्युनिकेशन करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? सी, मैसेज इज नॉट अ बैरियर टू कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, which of the following functions does money serve when used to purchase or sell different goods and services? सिंपली अगर हम लोग परचेज और सेल ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज की बात करें तो उस केस में जो हम मनी यूज़ करते हैं वो किस लिए है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म में है, दैट इज़ बी। क्योंकि हमको पता है कि अगर हम लोग बार्टर सिस्टम की बात करते हैं तो बार्टर सिस्टम में ये था कि आप एक गुड्स के बदले दूसरा गुड्स ही उनको डिलीवर करते थे, वहाँ पे मनी की बात नहीं होती थी। बट यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम परचेज सेल करने जा रहे हैं किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को, उसके बदले जब हम पैसा देते हैं तो ये कौन सा फंक्शन है मनी का? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? बी। आप देखो अगर मनी की बात करें तो मनी के 3 फंक्शन थे। पहला था प्राइमरी फंक्शन, दूसरा है सेकेंडरी फंक्शन और तीसरा है कॉन्टिंजेंट फंक्शन। तो इसकी भी डिटेल स्टडी ज़रूर कर लेना। बट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट, एस्टीम नीड्स आर ऑल्सो नोन एज सोशल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, ईगो नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। अब देखो सोशल नीड्स, सेफ्टी नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स तो अलग थी, बट अगर हम लोग एस्टीम नीड्स की बात करें तो बेसिकली इसमें ये हम लोग सोचते हैं कि हमारा अपना स्टेटस हो, हमारी रिकग्निशन हो ऑर्गेनाइजेशन में, लोग हमें हमारे नाम से जाने, अचीवमेंट हमें मिले, इंडिपेंडेंस हो। तो ये बेसिकली किससे रिलेटेड है? हमारे ईगो से ही तो रिलेटेड है ना। तो इसको हम और क्या कह सकते हैं बेटा? ईगो नीड्स, दैट इज सी। क्लियर? नेक्स्ट, कोर्सिव पावर इज द अपोजिट ऑफ। अब देखो कोर्सिव पावर में ये था कि अगर आप मैनेजर का कोई ऑर्डर ना फॉलो करो तो वो आपको पनिश कर सकते हैं। ठीक है, तो नो डाउट इसका अपोजिट क्या होगा? रिवॉर्ड पावर, दैट इज डी। क्योंकि रिवॉर्ड पावर में क्या था कि अगर आप कोई अच्छा वर्क करते हो तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, परकोसिट्स एंड सो ऑन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, रिवॉर्ड पावर। क्लियर? नेक्स्ट, सेट्रिस पैरिबस मीन सबको पता है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, दैट इज सी। इसका मतलब ही यही है। नेक्स्ट, एन इंटीग्रेटेड मॉडल ऑफ लीडरशिप हैज बीन प्रपोज्ड बाय सी जॉर्ज टेरी। इनका फुल फॉर्म क्या है? जॉर्ज टेरी। नेक्स्ट, द फेमस बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन वाज रिटन बाय। अब देखो इसका आंसर सबको पता होगा, एडम स्मिथ, दैट इज सी। एंड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो एडम स्मिथ। अगर हम लोग बात करें जेबी से और एडम स्मिथ की तो इन दोनों ने ही जो डेफिनेशन दी है वो किस पे बेस्ड थी बेटा? वेल्थ पे। अगर हम लोग बात करते हैं सैमुअल्सन की एंड कीन्स की तो इन्होंने जो डेफिनेशन दी थी वो थी बेस्ड ऑन ग्रोथ। रॉबर्टसन, सबको पता है स्कैरसिटीज डेफिनेशन इन्होंने दी है। और एक हमारे पास और था वेलफेयर डेफिनेशन। तो वेलफेयर डेफिनेशन किसकी थी? मार्शल की। बस इसी तरीके से लर्न भी होता है। तो ये जो बुक है ये किसकी थी? एडम स्मिथ की, रिलेटेड टू वेल्थ। एंड अल्फ्रेड मार्शल जो कि वेलफेयर डेफिनेशन जिन्होंने दी थी, इनकी भी एक बुक थी जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये भी लर्न कर लेना साथ ही साथ। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रेंथ ऑफ द डिविजनल स्ट्रक्चर। आप देखो डिविजनल स्ट्रक्चर का मोटिव यही होता है कि अगर हम ग्रुप एंड सब ग्रुप
में लोगों को डिवाइड कर दे तो होगा क्या कि जिसको जो काम अच्छे से आता है उसको हम वो काम देंगे और धीरे धीरे उसको अपने काम में स्पेशलाइज कर देंगे। तो नो डाउट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इट गेन्स एडवांटेजेस ड्यू टू वर्क स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट, द फर्स्ट स्टेप इन द कंट्रोल प्रोसेस इज। अब देखो कंट्रोल प्रोसेस का अगर आप लोग को याद ना हो तो हम बताते हैं कि सबसे पहला स्टेप था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स। वैसे इसका करेक्ट आंसर भी यही है सी, बट हम इसका सीक्वेंस बताएं कि सबसे पहले था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स, उसके बाद था मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, उसके बाद दोनों को कंपेयर करना था एंड लास्ट में करेक्टिव एक्शन लेना था। क्लियर? तो क्वेश्चन में हमसे फर्स्ट स्टेप पूछा था तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी। Next, dash is the process of assigning work to others and giving them authority to do so. But of is delegation of authority, क्योंकि delegation of authority में तो यही था ना कि हम अपना काम दूसरे से को अलॉट करते हैं, असाइन कराते हैं और उनको ये पावर देते हैं कि वो काम कर सके। दैट इज ए। नेक्स्ट, SLR stands for, सबको पता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, दैट इज डी। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन मस्ट बिगिन इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ। कोऑर्डिनेशन कब स्टार्ट हो जाना चाहिए? प्लानिंग स्टेज से ही वो स्टार्ट हो जाना चाहिए, दैट इज डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फोर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन विच टेंड्स टू लीड इट टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ गोल्स। अब देखो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है तो जो प्राइमरी फोर्स है वो क्या है? मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट की वजह से ही गोल्स को अचीव करने के लिए जो एक डायरेक्शन है वो बेसिकली कहाँ से मिलता है? विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, मैनेजमेंट। नेक्स्ट, अ डिसीजन टू एस्टैब्लिश अ न्यू प्रोडक्शन यूनिट। न्यू प्रोडक्शन यूनिट से रिलेटेड जो डिसीजन है वो कौन सा डिसीजन है? नॉन रूटीन डिसीजन, क्योंकि आप हमेशा तो ऐसा नहीं है ना कि हर साल एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करोगे, तो ये कोई रूटीन डिसीजन नहीं है। ये किस तरह का डिसीजन है? डिसीजन है नॉन रूटीन डिसीजन, दैट इज सी। नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक लीडरशिप इज ऑल्सो नोन एज पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, दैट इज ए। नेक्स्ट, which of the following is the employer-employee relation authority relationship that follows a chain of command? Line authority, that is A, क्योंकि A में ही बेसिकली क्या होता है? employer-employee authority relationship, that is chain of command को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट, द प्राइस मेकर इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट इज। हम सबको पता है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट होते हैं उसमें बेसिकली क्या होता है कि जितनी भी फर्म्स होती हैं वो क्या होती है बेटा? फर्म क्या होती है? प्राइस टेकर। तो कोई ना कोई तो प्राइस बनाता है। प्राइस कौन बनाता है? इनकी पूरी की पूरी इंडस्ट्री। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, इंडस्ट्री। नेक्स्ट, PERT and CPM are dash techniques. Network, that is C. Next, who has stated management is what a manager does? D, Ellen. ये सब हम लोग के इंस्टीट्यूट की ही मैथ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, McGregor's view that suggests the employees will exercise self-direction and self-control when they are committed to the objectives of the work is called theory Y. अगर हम लोग theory Y की बात करें तो वहाँ हर एम्प्लॉई सेल्फ डायरेक्शन या सेल्फ कंट्रोल के बेसिस पे काम करता है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, theory Y. एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वॉज डेवलप्ड बाय बटोविस एल्फ्रेड मार्शल, दैट इज डी। तो अब देखो ये सारे क्वेश्चंस ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। जो अभी आपका एग्जाम है दिसंबर 2020 में, हमने ऑलरेडी पेपर 2 दैट इज अकाउंट्स एंड कॉस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं और पेपर 1 का आज हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे पेपर 3 एंड पेपर 4 का। तो इसी के बेसिस पे मान के चलो कि एग्जाम में भी आपके क्वेश्चन आएंगे और ये हमने एक ओवरऑल आइडिया आपको दे दिया जिससे आपको एटलीस्ट आपके दिसंबर एग्जाम के लिए पेपर कैसे बनेगा उसका भी एक आइडिया लग जाएगा। एंड ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं। तो बस इतना ध्यान रखना कि जितना भी आपका स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है वो आप अच्छे से कवर करके जाओ। एंड उसके अलावा जो बिट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि बिट क्वेश्चन ही पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो इस पे आप अच्छे से अगर अपनी कवरेज कर ले रहे हो तो नो डाउट आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आज की क्लास में किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।